हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एफसी प्रिंसिपल को। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिव्यू पॉइंट्स देखे थे फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स रिगार्डिंग व्हाट इज़ वेव फंक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब हम देखते हैं कि किसी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं और जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं वो कैसी हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी रियल मॉलिक्यूल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोर्स फंक्शन। और मोर्स फंक्शन के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हल्के हल्के करके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो क्लोज आते चले जाते हैं। तो इस ग्राफ में जो ब्लू लाइन है वो मोर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एंड देन फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। जो कर्व यहाँ पे बनाए गए हैं वो कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करी गई है। यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि ग्राउंड स्टेट की सिचुएशन में जो पीक है वो देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसकी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो है ऑफ हैविंग आर इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि मॉलिक्यूल जो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर मिलेगा। जबकि हायर स्टेट्स में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि जो सिंगल पीक बिहेवियर है ग्राउंड स्टेट का वो ट्विन पीक बिहेवियर में कन्वर्ट होता जाता है और जो ये पीक्स हैं वो किनारों की तरफ या एजेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इन एजेस को क्वांटम मैकेनिक्स या मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के सेंस में टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि हायर वाइब्रेशनल स्टेट्स में हायर प्रोबेबिलिटी होती है एजेस या टर्निंग पॉइंट्स की तरफ, ना कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर। और ग्राउंड स्टेट पर जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फॉर आर इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम। तो जैसे जैसे हम ऊपर की स्टेट्स की तरफ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा कि हाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किनारों की तरफ या टर्निंग पॉइंट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और बीच में मॉलिक्यूल के मिलने के जो चांसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो ये की डिफरेंस है। अब क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तो हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट से ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इस मोर्स फंक्शन में भी लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट पर होगा, यानी कि वी डैश या वी डबल प्राइम इक्वल टू 0 पर होगा। क्योंकि हम डबल प्राइम यूज़ करते हैं ग्राउंड लेवल्स के लिए, मतलब लोअर एनर्जी लेवल्स के लिए, ग्राउंड लेवल भी नहीं, लोअर एनर्जी लेवल्स के लिए। तो हम स्टार्ट हमेशा करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए फ्रॉम वी डबल प्राइम इक्वल टू 0। सो हमारा मॉलिक्यूल स्टार्ट करेगा ग्राउंड लेवल से या ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से और उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी आर इक्विलिब्रियम पर मिलने की। अब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो मॉलिक्यूल लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप करेगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी एक मोर्स फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करी जाएगी, मतलब सिमिलर कर्व से ही रिप्रेजेंट करी जाएगी। कर्व का जनरल नेचर जो है सेम ही रहेगा। तो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए भी जो कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व है और जो एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन है वो सब वैसा ही होगा जैसा कि ग्राउंड लेवल के लिए या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल के लिए था। थोड़ा सा फ़र्क ये आ सकता है कि हायर लेवल या हायर मोर्स फंक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है या जो डिसोशिएशन एनर्जी है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो अलग हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या कि हम, और या फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल बिहेवियर है वो मोर्स फंक्शन और उसके अंदर जो वाइब्रेशनल लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले की तरह ही बना रहेगा। तो अब इन सारे की पॉइंट्स के बाद हम ये देख सकते हैं कि आखिर जो इंटेंसिटी वेरिएशंस है प्रोग्रेशंस का वो क्यों आता है। तो अब हम फाइनली आएंगे ऑन द स्टेटमेंट ऑफ एफसी प्रिंसिपल। तो एफसी प्रिंसिपल का मेन स्टेटमेंट ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि मॉलिक्यूल की जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इतने
तेज होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान उसकी जो सेपरेशन है, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, वो चेंज नहीं हो पाती है। भले ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन की वजह से इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बदलती रहती होगी कंटिन्यूसली, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन जो है वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम एनर्जी डायग्राम्स अलग अलग लोअर और हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी मोर्स वेरियस मोर्स फंक्शन, तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल लाइन दिखाने का मतलब ये होगा कि जो आर की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं कि कैसे ये जो रूल है ऑफ नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर सकता है वेरिएशंस इन इंटेंसिटीज़ इन प्रोग्रेशंस। तो बड़ा सिंपल सा है। तो पहला केस लेके चलते हैं। जो हमने केस 1 देखा था उसमें हमने देखा था कि 0-0 ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है या जो इंटेंसिटी है वो हल्के हल्के करके घटती चली जाती है। तो अब हम अप्लाई करते हैं एफसी प्रिंसिपल को टू केस 1 एंड केस 2 ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशंस। तो केस 1 कौन सा होगा? केस 1 में हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, दोनों में ही जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो अनचेंज रहता है। इसका मतलब है कि हायर मोड्स फंक्शन और लोअर मोड्स फंक्शन में इक्विलिब्रियम वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों ही हायर और लोअर स्टेट्स के जो मोड्स फंक्शन है वो सेम जगह पर बनते हैं। अब मतलब उनकी जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो सेम है, तो उनके मिनिमा एक ही लोकेशन पर आते हैं। तो केस 1 की सिचुएशन में होगा क्या कि जब मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट या वी डबल प्राइम इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा एंड यूजिंग एफसी प्रिंसिपल वो वर्टिकल ट्रांजिशंस करेगा, तो वो सीधे जाएगा वी प्राइम इक्वल टू 0, यानी कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाइब्रेटिंग या ग्राउंड वाइब्रेटिंग स्टेट्स फॉर हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अब क्योंकि मॉलिक्यूल की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आर इक्विलिब्रियम प्राइम पे होने की है या आर इक्विलिब्रियम डबल प्राइम पे होने की है और आर इक्विलिब्रियम प्राइम भी उसी वैल्यू पर है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी ट्रांजिशन की होगी। अब जैसे जैसे हम साइड्स की तरफ को जाएंगे या हायर लेवल पर ट्रांजिशंस की बात करेंगे तो चांस ऑफ मतलब जो चांसेस हैं ट्रांजिशन के वो कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम। तो इस वजह से 0-0 ट्रांजिशंस जो हैं वो हाईएस्ट होंगे, जबकि बाकी सारे ट्रांजिशन कंटिन्यूसली घटेंगे। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस में हम किसी ऐसी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप कर रहे हैं जिसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू ग्राउंड वैल्यू से क्या है या लोअर वैल्यू से क्या है? कम है। तो इसकी वजह से जो अपर स्टेट का जो मिनिमा है वो पीछे की तरफ को क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब इस समय जब मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट के सेंटर से जंप करेगा यूजिंग वर्टिकल लाइन, तो वो किसी नॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जंप कर पाएगा। जैसे कि इस केस में वो वी सिंगल प्राइम इक्वल टू 2 पर जंप कर रहा है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इस ट्रांजिशंस की हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ इसके लिए हमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और बाकी ट्रांजिशंस के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा ही केस थर्ड केस, मतलब इसी में एक दूसरा वेरिएशन भी हो सकता है कि हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए जो आर इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। उस सिचुएशन पर भी हमें किसी बीच की किसी वैल्यू पर मैक्सिमा देखने को मिलेगा और दोनों तरफ हमें मिनिमम इंटेंसिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी ट्रांजिशन की, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब डिपेंडिंग अपॉन इक्विलिब्रियम सेपरेशन बराबर हैं, कम हैं या थोड़े से ज़्यादा हैं, उसकी वजह से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रांजिशंस हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमें इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद रह जाता है थर्ड केस, जहाँ पर जो है कंटिन्यूम देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके साथ कंटिन्यू करते हुए एफसी प्रिंसिपल को कंप्लीट कर देंगे।